बाजार में उतार चढ़ाव का दौर जारी है, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिनमें गिरावट की हाफ सेंचुरी तक लग चुकी है, जो 50% और उससे ज्यादा भी करेक्ट हो चुके हैं अपने 52 वीक हाई, अपने ऑल टाइम हाई से भी अगर हम कंपेयर करें तो इस गिरावट के पीछे की क्या रीजन है। हम आज ऐसे कुछ स्टॉक्स पे बात करेंगे जिन पे आपके भी बहुत ज्यादा सवाल आते हैं और जो हमेशा से न्यूज में भी चर्चा में भी बने रहते हैं। और इस पूरे स्टॉक के एनालिसिस में इन सभी स्टॉक्स को हमें बताने के लिए हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज जुड़ चुके हैं मनी 9 के कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर विवेक मित्तल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सत्यम। सर ये लिस्ट काफ़ी एक्सटेंसिव है क्योंकि इन स्टॉक्स पर हमारे निवेशकों का काफ़ी ज़्यादा भरोसा रहा है और ये मीडिया में भी और न्यूज़ में भी चर्चा में रहे हैं। तो बिना देरी के हम शुरू करते हैं क्योंकि इन स्टॉक्स ने 50% की करेक्शन दिखा ली है। तो क्या अब निवेशकों के लिए क्या कुछ इन कंपनीज में इनके बिजनेस में बचा हुआ है, ये सारी बातें हम आपसे जानेंगे। और इस लिस्ट में सबसे पहली कंपनी है जिसमें 62% की गिरावट आई है, ओला इलेक्ट्रिक। कुणाल कामरा का नाम याद आता है भावेश अग्रवाल से पहले जब भी हम ओला इलेक्ट्रिक की बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों का ट्विटर पे जो एक लड़ाई हुई थी उसके बाद से हमें स्टॉक में काफ़ी करेक्शन भी देखने को मिली। इसका 52 वीक हाई 158 है। अभी 25 फरवरी को स्टॉक की कीमत 59 रुपये तक आई थी। स्टॉक में 62% की गिरावट। सर क्या रीज़न रहा है ओला इलेक्ट्रिक का? देखिए सत्यम, मैं एक चीज मानता हूं कि आपने एक ट्विटर की लड़ाई देखी और स्टॉक को पीट दिया, वो एक लॉजिक नहीं होता है। आपको बहुत सारे मैनेजमेंट का ईगो दिखता होगा या कुछ भी दिखता होगा। हम तो बहुत सारे मैनेजमेंट से मिलते हैं, हमें पता है कि ईगो बहुत जगह पर होता है। बिल्कुल। अब वो किसी का ट्विटर पर आता है, किसी का नहीं आता है। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कितना पब्लिसाइज करते हैं। वो उन्होंने कर दिया, ठीक है, जो भी हुआ। लेकिन कंपनी जो भी चलती है वो फंडामेंटल रीजन से चलती है। अगर आप लॉस मेकिंग है, आपकी आईपीओ लिस्टिंग हो जाती है, बहुत अच्छे से हो जाती है, आपका जो मेन फंडामेंटल ट्रिगर है वो आने वाला है, अभी आया नहीं है, वो कैसा फ्रूटफुल रिजल्ट्स देगा नहीं देगा, वो सारी चीजें जिसकी वजह से ओला इलेक्ट्रिक पेटा है। अगर हम देखें तो इनका जो बैटरी वाला जो सेल वाला बिजनेस है वो आने वाले कुछ महीनों में स्टार्ट हो जाएगा। अब स्ट्रीट को ये पता नहीं है कि वो कितना अच्छा उसमें रिस्पॉन्स आएगा। तो इट्स द ओनली कंपनी जो कि ईवी स्पेस में है और उनका ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन मजबूत होगा। अगर बैकवर्ड इंटीग्रेशन का फायदा मिला तो ठीक है, तो वो हमें नंबर्स में दिखेगा, वरना तो नहीं दिखेगा। अभी कंपनी का जो बिक्री आती है और जो मार्केट शेयर है वो भी डिप्लीट हुआ है। इनका करीब मार्केट शेयर एक समय पर तो ये लीडिंग मार्केट शेयर थे, अराउंड 45-50% तक था, लेकिन अभी इनका मार्केट शेयर गिर के 28-30% तक आ गया। बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर इनके काफी आसपास है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है इस कंपनी के साथ। अगले कुछ महीने इस कंपनी के लिए हो सकता है कि डिसाइसिव रहे इन टर्म्स ऑफ न्यूज फ्लो, तो वो हमें ओला इलेक्ट्रिक में नशे बनाकर रखनी होगी। तो फिलहाल जो गिरा है वो इसीलिए गिरा है कि मार्केट का सेंटीमेंट वीक है, प्लस लॉस मेकिंग कंपनी एज ऑफ नाउ। तो अभी कोई ऐसा रीजन नहीं मिला कि कंपनी के लिए कुछ फंडामेंटली पॉजिटिव हो। जी, कुछ तेजी है। तिमाही नतीजे भी उतने उम्मीदजनक नहीं थे जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। तो नेगेटिव पीआर, सेंटीमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमें ओला इलेक्ट्रिक में देखने को मिली। सर्विसेज को लेकर इनके काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े किए गए, गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व होना पड़ा। इसके बाद हमें स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई देखने को मिली। अपनी लिस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरी कंपनी है अडानी ग्रीन। 2174 का हाई लगाया कंपनी ने और अभी 840 के आसपास ये ट्रेड कर रही है 25 फरवरी के आंकड़ों के मुताबिक। 61% की गिरावट यहाँ भी हमें देखने को मिली है अडानी ग्रीन में भी। आज इन्हें एक ऑर्डर भी मिलता हुआ दिखाई दिया है यूबीपीसीएल की तरफ से, उत्तर प्रदेश का जो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है वहाँ से। सर अडानी ग्रीन कैसा लग रहा है? पूरा हिंडनबर्ग इशू हुआ, हिंडनबर्ग बंद भी हो गया, अडानी ग्रुप की सारी कंपनियों की पिटाई भी हो गई, लेकिन अब यहाँ पे अडानी ग्रीन 61% की फॉल के बाद आपको कैसा दिख रहा है? क्या रीजंस रहे इसकी गिरावट के पीछे? देखिए, मेरी बात बहुत सारे मार्केट एक्सपर्ट से होती है डेली बेसिस पर सत्यम। तो होता क्या है कि अदानी ग्रुप की आपकी इसमें लिस्ट में मैं देख रहा हूँ 3 शेयर हैं, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। तीनों पे ही बात कर लेते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 50% गिरे हैं अपने हाई से, और हाल के हाई से, 52 वीक हाई से। इनमें हुआ क्या कि जब यूएस में इनके खिलाफ केस शुरू हुआ आफ्टर हिंडनबर्ग वाला जो था वो तो सेटल हो गया। फिर बात आया कि हिंडनबर्ग की अपनी शॉप बंद हो गई है यूएस में, तो सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ। लेकिन उससे पहले ही वहां पर जो इनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन थी, और खासतौर से इन्हीं दोनों कंपनियों का नाम आया था, अदानी ग्रीन्स का, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का स्पेशली, तो ये इन काउंटर की तेज पिटाई हो गई। अदानी टोटल गैस इसलिए पिटा था कि जो गैस का एलोकेशन था, गेल ने जो सभी कंपनियों के लिए गैस एलोकेशन कम कर दिया था,
तो उसकी वजह से इनके रिजल्ट्स पर रिफ्लेक्शन आना था, वो Q3 रिजल्ट्स में हमने देख भी लिया। हालांकि कंपनी ने कहा कि जो एपीएम गैस की सप्लाई थी वो 63% से घटाकर पहले उन्होंने 51% की, फिर 37 की, अब उन्होंने Q3 से, यानी कि वो Q4 से, माफ कीजिएगा, जनवरी से उन्होंने वो सप्लाई रिस्टोर करके 51% पर तो ले आए हैं। तो अब देखना होगा कि नंबर्स में कैसे रिफ्लेक्शन होता है। बाकी जो इन पे जो यूएस की इन्वेस्टिगेशन जो कमजोर हुई है पिछले एक महीने में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, कि वहां पर बहुत सारे लॉज भी चेंज हो गए, तो वो जो चेंजेस हुए हैं उसका फायदा कमजोर सेंटीमेंट में नहीं मिल पा रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है, जब पिटे थे जब आप मजबूत सेंटीमेंट था, लेकिन जब रिकवर होने की बारी आई, जब आपके पॉजिटिव ट्रिगर बने, तब सेंटीमेंट कमजोर है मार्केट का। तो इसलिए आई थिंक कि ये शेयर चल नहीं पा रहे, जितना मैंने मार्केट एक्सपर्ट से बात की है। जी, अडानी की सभी कंपनीज में ये गिरावट देखने को मिल रही है, और सीधी सी बात है, रिकवरी इसलिए पॉसिबल नहीं हो पा रही क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट्स बुरे हैं। मार्केट लगातार गिर रही है, एफआईआईज की बिकवाली का शिकार हो रही है। जो दो बाकी कंपनीज है, अडानी ग्रीन में तो 61% का फॉल आया, लेकिन अडानी टोटल गैस अपने 52 वीक हाई जो कि 1198 है, 578 पर ट्रेड कर रहा है, वहां से 52% नीचे है। और वहीं अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस 50% के आसपास पिट चुका है 1348 का हाई लगाने के बाद। अगली कंपनी बढ़ते हैं जो बहुत ही चर्चा में रहती है, ये भी वोडाफोन आइडिया की मैं बात कर रहा हूँ। दरअसल 52 वीक हाई 19 है, अभी 8 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 59% की गिरावट, लगभग 7% की गिरावट हमें वोडाफोन आइडिया में भी देखने को मिल रही है। सर, गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट भी दी है कि ये 5 रुपए या 3 रुपए तक आ सकता है ये शेयर। तो यहाँ अभी और पिटाई के भी उम्मीद है। मोतीलाल ओसवाल की भी नेगेटिव रिपोर्ट ही आई थी वोडाफोन आइडिया को लेके। कैसा लग रहा है सर? और इस स्टॉक की पिटाई का पीछे क्योंकि जो इन्होंने टैरिफ हाइक किया उसका बेनिफिट तो मिला, लेकिन अभी भी इन पे 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है जो पेन बना हुआ है इस कंपनी के लिए। क्या व्यू है सर इस पर? देखिए, इसमें सत्यम दो चीजें हैं। एक जो कर्ज है वो अलग है, और जो ड्यूज हैं वो अलग है। कर्ज और ड्यूज अलग होते हैं। ड्यू है जो गवर्नमेंट को इनको पे करने हैं, एजीआर ड्यूज, स्पेक्ट्रम ड्यूज, वो अलग है। और प्लस जो इनकी कर्ज वाली लाइबिलिटी है वो अलग। तो दोनों को मिला लोगे तो 2 लाख करोड़ बैठेगा। अगर आप केवल कर्जा देखोगे तो करीब करीब 60-70 हजार करोड़ के बीच में बैठेगा। तो बाकी जो है वो ड्यू है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई थी? पहले तो गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई है, इसी ने ही एक काम किया था खराब इसका। आपको याद होगा जब ये शेयर 18 रुपए के आसपास चल रहा था, जब उनकी रिपोर्ट में आया था कि ये शेयर इतना टूट जाएगा, तो टूट भी गया था। और उनकी जो रिपोर्ट में अच्छी बात, जो इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये थी कि भाई एजीआर पर जो इनको राहत मिलने वाली बात है वो मिलेगी नहीं। और वो हुआ भी ऐसा कि एजीआर पर इनको राहत नहीं मिली और ये काउंटर टूट गया। अब फिलहाल ये बातें आ रही हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से भी कुछ इंडिकेशन आए हैं, कंपनी की तरफ से भी आए हैं कि हो सकता है कि एजीआर में कुछ राहत मिल जाए इनको आने वाले समय में। अगर मिलती है तो डेफिनेटली ये काउंटर, मतलब एक इसके लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट का काम करेगा। लेकिन जब तक ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, जब, और वो भी कमजोर सेंटीमेंट वाले मार्केट में आ रही हैं, तो आई थिंक अभी तो इन नेगेटिव सेंटीमेंट में तो उभरना किसी भी शेयर के लिए मुश्किल होता है। जी, कल एक अपडेट थी सर वोडाफोन आइडिया को लेके कि जो स्पेक्ट्रम फी है उसको सरेंडर करने का प्रस्ताव गवर्नमेंट ने रखा है, जिससे इनको 40,000 करोड़ का फायदा होता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन वही है, मार्केट अभी पॉजिटिव नहीं है, जिसका इम्पैक्ट हमें सभी शेयर्स पर भी देखने को मिल रहा है। लिस्ट पे आगे बढ़ते हैं। और इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया में मेजर शेयर होल्डिंग भी गवर्नमेंट की है सर, तो गवर्नमेंट तो लगी हुई है वोडाफोन आइडिया को बचाने में काफ़ी हद तक। बिल्कुल, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर की 3 ही कंपनियां बची हैं, अगर इसमें से वोडाफोन भी बंद हो जाएगी तो एक तरीके से डुओपॉली हो जाएगी, और गवर्नमेंट सीधी सी बात है वो नहीं चाहती। कोचिन शिपयार्ड की बात कर लेते हैं। ये भी इस पर भी काफ़ी सवाल हमारे दर्शकों के आते रहते हैं। 2977 का हाई, 1305 के पास इसकी 25 फरवरी की क्लोजिंग, 56% की गिरावट। सर, एक टाइम था जब कोचिन शिपयार्ड को अच्छे रिटर्न्स के लिए जाना जाता था, काफ़ी पैसे बनवाए इसने निवेशकों के, लेकिन अब 56% तक करेक्ट हो चुका है। कैसा लग रहा है सर कोचिन शिपयार्ड? देखिए सत्यम, जितनी भी हमारी डिफेंस कंपनियों को लेकर या शिपयार्ड कंपनीज को लेकर बात हुई है, शिपिंग को लेकर, उसमें यही है कि ऑर्डर बुक का जो एक ओवर हाइप था, वो हाइप खत्म हुआ है। ये एक्चुअल वैल्यूएशन पे तो अब आने शुरू हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम थी कि जो इनकी रेट, जो इनकी वैल्यूएशंस थी वो 50-50, 60-60 के मल्टीपल पर चले गए थे शेयर। अभी भी देखिए स्टॉक भी करीब 42 का चल रहा है इस कंपनी का। तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मतलब आप मोर देन 50% गिर चुके हो और अभी भी आप ओवर वैल्यूड हो, तो ये थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। अब ये देखना होगा कि जितनी भी हमारी एक्सपर्ट से बात होती है वो ये कहते हैं कि भाई ऑर्डर मिलना अलग चीज है, लेकिन ऑर्डर को पूरा करना
इम्प्लीमेंट करना, ऑर्डर को रेवेन्यू में कन्वर्ट करना और वो रेवेन्यू आपके फाइनेंशियल्स में दिखना, वो अलग चीज़ है। अगर वो हो जाता है तो डेफिनेटली शेयर्स में बुल रन आते हैं। तो अभी भी इसकी अगर बुक वैल्यू भी देखोगे तो आप 202 रुपये है। अब 202 रुपये की बुक वैल्यू का शेयर 1300 रुपये चल रहा है। मार्केट जिस सेंटीमेंट में है वो अलग ही है। तो आप इस काउंटर को इसीलिए हमने देखा कि अब फेयरली वैल्यूड की तरफ ये काउंटर लौट रहे हैं। अभी ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन की तो बात ही अलग है, फेयरली वैल्यूड हो जाए बहुत सारे शेयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, अडानी सर ग्रीन पर भी मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम वैल्यूएशन पर बात कर रहे हैं, तो उसका भी मैं बता दूं दर्शकों को कि इसमें भी 52 वीक हाई से तकरीबन 61% की गिरावट की बात तो हमने कर ली, लेकिन इसकी भी वैल्यूएशन सर अभी 92 के आसपास बनी हुई है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि मार्केट करेक्ट हुए हैं, स्टॉक्स भी 50% या उससे ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं, लेकिन वैल्यूएशन कंसर्न मिड कैप्स में अभी भी बना हुआ है, एकदम साफ दिखाई दे रहा है। अगली लिस्ट पर चलते हैं। कंपनी जो है वो है MRPL, 260 का 52 वीक का हाई, 114 पर अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 56% का फॉल, जहां सर नजर जा रही है हाफ सेंचुरी ही लगी है गिरावट की। MRPL पर क्या रीजंस हो सकते हैं इस गिरावट के? देखिए, आप याद करो रशिया जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, ये शेयर 40 रुपये चल रहा था। मतलब मुझे पूरी तरह से याद है। और जो चेन्नई पेट्रो था वो 90 और 100 रुपये के आसपास चल रहा था। उसके बाद टर्न अराउंड हुआ, लोगों ने सोचा क्रूड भाग गया तो इन कंपनीज का क्या होगा, रिफाइनरी कंपनी से पिटे भी थे। चेन्नई पेट्रो युद्ध से पहले करीब 114-120 चल रहा था, वो 90 की रेंज में आ गया था। MRPL भी 50 के आसपास चल रहा था, 40 आ गया था। फिर जब स्टोरी टर्न अराउंड ये हुई कि इनको सस्ता क्रूड मिला, रशिया से सस्ता क्रूड मिला, रिफाइन किया और यूरोप को बेचा। अब यूरोप को बेचा तो रिफाइनिंग मार्जिन इनको अच्छे मिल गए, क्योंकि वहां पर रिफाइनरी काफी हद तक क्रूड नहीं ले पा रही थी, क्योंकि वो रशिया से खरीदते थे। रशिया से हम खरीदने लग गए, तो हमने पेट्रोल डीजल बेचना शुरू कर दिया, तो इनको रिफाइनिंग मार्जिन अच्छे मिलने लगे। अब आप पिक्चर उल्टी हो रही है। अब पिक्चर क्या हो रही है कि रशिया का युद्ध बंद होने जा रहा है, तो सस्ते क्रूड जो आपको मिल रहा था वो आपकी बार्गेन पावर धीरे धीरे खत्म हो जाएगी रशिया युद्ध खत्म होने के बाद। तो कहानी रिवर्स हो रही है, वो शेयर के साथ हो रहा है। बिल्कुल सर। MRPL में रशिया और यूक्रेन के वॉर का काफ़ी कुछ पर्सपेक्टिव था, लेकिन सर अगला स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ITI है। इसका क्योंकि गवर्नमेंट PSU है, एक तरीके का कम्युनिकेशन सेक्टर में काम करता है, डिफेंस के लिए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट पहले बनाती थी कंपनी। इस कंपनी को रिवाइव करने की गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा प्रयास है, इसमें काफ़ी कुछ कैपेक्स किया गवर्नमेंट ने। एक टाइम पे सर, अभी हाल ही में कुछ महीनों पहले 20% की रैली हमें इसमें देखने को मिली थी। 593 का हाई लगाया स्टॉक ने, 272 पे अभी ट्रेड कर रहा है। 54% की करेक्शन आ चुकी है। ITI में क्या कुछ हो रहा है सर? देखिए, ये क्लासिक केस ऑफ जब आप ऑर्डर मिलता है और फिर एक वही गलती आप करते हो। मतलब लोगों को सीखना चाहिए कि आपने ऑर्डर बुक के चलते डिफेंस में लॉस खाया, आपने रेलवे में लॉस खाया, फिर आप एक और शेयर पकड़ लिया आपने, ITI। मतलब ITI में मुझे लगता है कि जब इस कंपनी को एक ऑर्डर मिला, अभी नवंबर फर्स्ट वीक की बात है, आई बिलीव 4500 करोड़ रुपए के करीब के इसको कुछ ऑर्डर्स मिले। अब इनका टोटल रेवेन्यू 4500 करोड़ नहीं आता। इनका अगर पिछले 1-2 साल का रेवेन्यू उठाकर देखेंगे तो हार्डली इनका जो मार्च 24 का रेवेन्यू था वो करीब 1264 करोड़ था। तो मतलब आपको 3-4 साल के ऑर्डर मिल गए। अब जो ऑपरेटर होते हैं या जो कुछ मनी मेकर्स होते हैं वो ऐसे ही स्टोरी बना देते हैं कि देखो 1260 करोड़ का रेवेन्यू है और 4500 करोड़ के तो ऑर्डर ही मिल गए, 4 गुना हो जाएगा ये शेयर। 2 गुना तो कर ही दिया उस कमजोर सेंटीमेंट में। लेकिन असली कहानी तब पलटी जब इसके दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट आ गए। सितंबर क्वार्टर के तो रिजल्ट जब आए थे वो तो अक्टूबर में आ गए होंगे, अक्टूबर या नवंबर में। लेकिन ऑर्डर मिला, फिर उसके बाद दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, तो लोगों को पता लगा यार ऑर्डर का तो कुछ फायदा नहीं मिला। अब लोगों को समझना, हाँ रेवेन्यू बढ़ गया लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी है। अब या तो प्रॉफिट में आए, लोगों को दिखे कि हाँ प्रॉफिट में आ गया। अब आज के मार्केट में इतने सारे शेयर जो प्रॉफिट बना रहे हैं वो 50% वैल्यू पर आ गए, तो एक लॉस मेकिंग कंपनी पे कोई क्यों इन्वेस्ट करे? तो वो एक क्लासिक केस है, इसमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। और कॉम्प्लेक्स ऑर्डर होते हैं, वो ऑर्डर की डिलीवरी में भी टाइम लगता है, तो अक्सर लोग उसको भी इग्नोर कर देते हैं कि 4500 करोड़ का ऑर्डर तो है, लेकिन वो कितने टेन्योर में पूरा होगा, क्या डिलीवरी रहेगी, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर, ऑयल इंडिया की बात कर लेते हैं। 767 का 52 वीक हाई, 372 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 51% की करेक्शन, क्या रीजंस हो सकते हैं सर इस करेक्शन के? देखिए, वही ऑयल एंड गैस, मैंने आज एक एक्सरे में भी बात की थी, हमारा एक स्पेशल सेगमेंट होता है स्टॉक एक्सरे, वहाँ पर एक अच्छी रिपोर्ट आई है मोतीलाल ओसवाल की। उन्होंने कहा है कि भाई जून
2024 से ऑयल एंड गैस के जो शेयर्स हैं वो बहुत अच्छी वैल्यू पर आ गए। हालांकि उन्होंने ऑयल इंडिया पर बात नहीं की कि वो कितना वैल्यू अट्रैक्टिव है, लेकिन उनका कहना है कि वैल्यूएशन बहुत अच्छी हो गई है। अब ऑयल इंडिया में अगर आप इसकी वैल्यूएशन देखेंगे तो करीब 8 के पी मल्टीपल पर आ गया। तो ऐसे स्टॉक्स पर अगर आप दिमाग लगाएं, इनके बारे में पढ़े, तो फिर भी अच्छा है कि भाई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और चलो वैल्यूएशन ठीक है। बुक वैल्यू 324 रुपये है, अभी ज़्यादा, अब बुक वैल्यू से ज़्यादा दूर नहीं रहा, 367 रुपये आ चुका है। डिविडेंड यील्ड करीब 3% के आसपास की है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये आपको ऐसे जब ऐसा मार्केट होता है तो आपको पढ़ने के लिए मजबूर जरूर करती हैं। तो मुझे लगता है कि ऑयल इंडिया को स्टडी जरूर करना चाहिए, एक जिन भी लोगों के पोर्टफोलियो में है ये शेयर। जी, हडको की बात कर लेते हैं सर। 354 का 52 वीक हाई 178 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 50% से ज़्यादा की करेक्शन हडको में भी देखने को मिली है। हाउसिंग फिनांस पर पूरा एक सेक्टर पर भी मैं आपका व्यू जानना चाहूँगा सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके इतनी बातें हो रही हैं, लेकिन जो ये अफोर्डेबल हाउसिंग का सेक्टर है वो लगातार प्रेशर में बना हुआ है अभी भी। तो हडको पर क्या व्यू है और हाउसिंग फिनांस स्पेस को आप अभी कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, हाउसिंग फाइनेंस या हो या अभी कुछ भी हो, देखो सत्यम, मुझे एक चीज सिंपल लगती है जी। आप ऐसे समझो कि स्टॉक मार्केट जब चलता है ना, तो आप इकोनॉमी में थोड़ा लैग इम्पैक्ट आता है। इकोनॉमी कैसे चलती है? आपने पैसा कमाया, आपके दोस्तों ने पैसा कमाया, आपके रिलेटिव्स ने पैसा कमाया, सबके पास पैसे हैं स्टॉक मार्केट से कमाए हुए, तो उनकी जो खर्च करने की पावर होती है वो थोड़ी मार्केट में ठीक हो जाती है। अभी आप गंवा के बैठे हो सब लोग, तो क्या हो गया कि गंवा के बैठे हैं, तो आप सोचते हो कि नहीं, अगर 10,000 की चीज है, इसको 3,000 से ज्यादा खर्च नहीं करूंगा जी। तो वो एक मेंटेलिटी आती है, वो नेचुरल है। तो इसी तरह से हाउसिंग का है। हाउसिंग जो बूम चल रहा था, एक तो 1-1 करोड़ के घर 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ के हो गए ज्यादातर जगहों पर। अब क्या हुआ कि ऐसे में भी स्टॉक मार्केट और गिर गया 6 महीने से, तो जो एक फ्लो ऑफ मनी था वो रुक गया। अब आप हाउसिंग वालों से बात करो ना, आप हाउसिंग में क्वेरी कुछ क्वेरी नहीं है, मतलब जो लोग बोलते हैं कि इतनी क्वेरी आ रही है, उतनी कोई क्वेरी नहीं है, खाली बैठे हैं लोग। तो ये आपको देखना होगा, जब घर नहीं बिक रहा तो फाइनेंस कंपनी क्या करेगी? पिटने का रीजन सिंपल है ना, इसमें ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। अब चलने का रीजन क्या होगा? यही रिवर्स हो जाएंगी तो चीजें फिर देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा कि भाई क्या कैसे रिवर्स होंगी। बिल्कुल। अगली दो कंपनियों की बात कर लेते हैं सर। न्यू इंडिया एश्योरेंस 310 का 52 वीक हाई और 156 पर ये स्टॉक काम कर रहा है। 50% की गिरावट यहाँ हमें देखने को मिली। और हिंदुस्तान जिंक, इन दोनों पर आपका व्यू जानना चाहूँगा सर। 807 का इसका भी 52 वीक हाई था, 407 पर आ गया है। लगभग 50% की गिरावट हमें हिंदुस्तान जिंक में भी देखने को मिल रही है। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस और हिंदुस्तान जिंक, इस पर क्या व्यू है सर? देखो, न्यू इंडिया एश्योरेंस पर तो एक सिंपल चीज आई थी कि जो सीनियर लोग हैं उनके लिए जो वो पॉलिसी लेते हैं उस पर जो जीएसटी वगैरह को लेकर कुछ आया था कि जीएसटी काउंसिल में इस पर एक बड़ा डिसीजन होगा कि उनको हटा दिया जाएगा, मतलब जीएसटी नहीं लगेगा या जीएसटी को बहुत कम कर दिया जाएगा। बट वो हाइप के चक्कर में शेयर काफी तेजी से चले थे, सारे इंश्योरेंस कंपनीज के शेयर चले थे, और जब वो नहीं हुआ फैसला, वो टल गया, तो सारा हाइप निकल गया। यही मैं एक्सपर्ट से बात करता हूं कि जो हाइप है उसमें बेचना है या खरीदना है। हमारे यहाँ पर इंडियन इन्वेस्टर जो होते हैं वो बेचारे उल्टा कर जाते हैं, वो हाइप में खरीदते हैं और हाइप जब उतर जाता है, जब वो बेचने के लिए फिर लेवल्स ढूंढते हैं। यहीं पे हमें थोड़ा सा स्मार्ट होना है, जहां पे कि स्मार्ट प्लेयर हाइप बनवाता है। आप जब किसी भी शेयर को खरीदते हो तो आपको ये देखना चाहिए कि ये अपने 52 वीक लो से या अभी हाल फिलहाल के एक नॉर्मल लेवल से कितना ऊपर चल रहा है। अगर आप ये समझ जाएंगे तो फिर आपकी जो चयन करने की क्षमता है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा हमें देखना चाहिए जी। और सर हिंदुस्तान जिंक, उसकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, हिंदुस्तान जिंक थोड़ा सा मेटल रिवर्सल है। सारे ही मेटल काउंटर्स में हमने देखा कि रिवर्सल आया, तो उसकी वजह से भी पिटाई हुई है। दूसरा, इनका जो एक आई थिंक ओएफएस आया था जिसमें कि जो इन्होंने फ्लोर प्राइस रखा था वो थोड़ा नीचे का रखा था, जिसकी वजह से इसकी काफी तेज पिटाई हुई थी। तो ये कुछ कारण रहे कि, और फिर इनका मैं देख रहा था कि इनका जो प्रमोटर प्लेज है वो भी काफी ज्यादा, आई थिंक 93% के आसपास इनका प्रमोटर प्लेज है। तो अब ऐसे में होता क्या, जब शेयर की पिटाई हो रही है, मार्केट की पिटाई हो रही है, तो ऐसी चीजों पर ज्यादा ध्यान जाता है कि कौन सी कंपनी डेट में है, चलो जी इसको पीट दो। अब डेट में तो ये कंपनी नहीं है, डेट फ्री है हिंदुस्तान जिंक, लेकिन अगर किसी में प्रमोटर प्लेज ज्यादा है तो वहां पर लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, पीट देते हैं। मेटल साइकिल जिंक के प्राइसेस थोड़े नीचे आए तो पीट दो। अच्छा,
OFS नीचे आया तो पीट दो, उस समय फिर आप पॉजिटिव सोचते ही नहीं हो कि OFS में घुस कौन रहा है, OFS को बाय कौन कर रहा है, वो नहीं सोचते, बस OFS का प्राइस नीचे बेच दो। ऐसे OFS के प्राइजेस तो आपको बहुत सारी सरकारी कंपनियों में भी नीचे आए थे, HAL में और बहुत सारी कंपनियों में आए थे, लेकिन आपने क्या किया, करेक्शन आई फिर खरीद लिया। तो ये सेंटीमेंट का गेम है, तो ये सेंटीमेंट फिलहाल खराब है जी। तो हिंदुस्तान जिंक में सेंटीमेंट्स खराब हैं और बाकी सारे स्टॉक्स पर भी क्या रीजन रहे हैं गिरावट के, ये सर ये सारी बातें आपको आसान भाषा में विवेक सर ने बता दी हैं। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अपना इतना ब्यूटीफुल इंसाइट्स देने के लिए इन सभी शेयर्स पर, क्योंकि इन पे सबसे ज़्यादा आपके सवाल रहते हैं, तो हमने सोचा कि इन सभी शेयरों पर बात की जाए। 50% की गिरावट या उससे ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। क्या हुआ इन कंपनियों में ये भी आपको पता लग चुका है। अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आपके जो भी दोस्त इन स्टॉक्स में फंसे हुए हैं और वो सवाल पूछना चाह रहे हैं, उनको आप ये वीडियो शेयर करिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और बिजनेस से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए मनी9।